नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो पीएसआईआर के पेपर 1 का सेक्शन ए का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि जो WTO का जो 14th मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ है कैमरून में, स्पेसिफिक जगह है युगांडे में। WTO के बारे में जानते हैं, ये क्या करता है कि वैश्विक लेवल पे, विश्व लेवल पर जो क्या करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है, उसको रूल बेस्ड बनाने की कोशिश करता है। तो WTO का जो 14th मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? युगांडे में हुआ है, कैमरून में हुआ है। तो याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मिनिस्ट्रियल जो काउंसिल का जो मीटिंग होता है WTO का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे ये सबसे हाईएस्ट लेवल का जो मीटिंग होता है वो मंत्रिय स्तरीय लेवल का होता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाई दैन द फूल सेटिस्फाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। या फिर इट इज़ ए बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड दैन पिग सेटिस्फाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, PSIR से भी संबंधित में भी, या फिर आप आम जीवन में भी अगर आप रहिएगा तो यह स्टेटमेंट जो है आपको जीने का क्या करता है, सहारा देता है। लेकिन अब यहाँ पर नहीं जाएंगे, पहले फ़िलहाल इतने याद रखिए कि यह स्टेटमेंट किसका है। कि मतलब क्वेश्चन है कि इससे बढ़िया है कि सोक्रेटिस जो है उसको आप डिससेटिस्फाई कीजिए रेदर देन कि आप फूल को सेटिस्फाई कर दीजिए। फूल मतलब क्या? मूर्ख। सोक्रेटिस मतलब कि एक प्रकार से सिंबॉलिक है, विजडम है, जो विजडम वाला जो पीपुल होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सोक्रेटिस को। सोक्रेटिस के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। इनका मानना था कि जो रियल नॉलेज है वो आप कहीं और से नहीं लीजिएगा, बल्कि आपका रियल नॉलेज जो है आपके अंदर ही है। बस आपको खुद से डायलेक्टिक करना है, खुद से चीज़ों को क्या करना है, डायलेक्ट करना है, लॉजिक लगाना है और सोचना है। इससे फिर आपका जो नॉलेज का जो डेवलपमेंट होगा वो परमानेंट होगा। और उसके लिए जो सोर्स है, नॉलेज का जो सोर्स है, वो इंसान खुद है, कोई और नहीं है। इसलिए सोक्रेटिस को अभी तक का सबसे जो विजडम वाला पर्सन माना गया है, सोक्रेटिस को माना गया है। तो यह स्टेटमेंट आपको पहले बता चुके हैं कि सोक्रेटिस हुए, प्लेटो हुए, इससे बहुत ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस है JS मिल। तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों JS मिल का है। पहला स्टेटमेंट आप समझ गए ना, पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि आप ऐसा है कि सोक्रेटिस को आप डिससेटिस्फाई कीजिए, मतलब अच्छा है कि सोक्रेटिस को आप डिससेटिस्फाई कीजिए। इससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि मतलब ऐसे फूल को अगर आप मूर्ख को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई कीजिए। मूर्ख को क्या नॉलेज होता है? उसके पास कोई नॉलेज थोड़ी होता है, वो तो बस अपना इंस्टिंक्ट से चलता रहता है। उसको जो सही लगता है वो करता है और जो नहीं सही लगता है वो नहीं करता है। उसको नॉलेज का स्टैंडर्ड से क्या पता। तो इसी स्टेटमेंट के लिए कहा गया है कि सोक्रेटिस डिससेटिस्फाई हो जाए वो बढ़िया है, रेदर देन आप फूल को सेटिस्फाई करके क्या कर लीजिएगा, एक मूर्ख को आप सेटिस्फाई करके क्या कर लीजिएगा। और अगला स्टेटमेंट भी उसी तरह का है कि आप ऐसा है कि मैन होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, कि ह्यूमन को डिससेटिस्फाई कर दीजिए। पिग को सेटिस्फाई करने से क्या फ़ायदा? मतलब कि आप ह्यूमन बनिए एक प्रकार से, वो ज़्यादा बढ़िया है कि आप पिग बन जाइए। कंजम्पशन ही करते चलिए, कंजम्पशन नहीं करना है, एक ह्यूमन बनना है। ये उस अब नॉर्मल जीवन में भी आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कभी ऐसा भी होगा कि आप तैयारी करते करते बहुत ज़्यादा अकेला हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील हो जाएंगे। आपसे अच्छा आपको लगेगा कि अरे जो नहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सिंपल अपना जीवन जी रहे हैं, पिग की तरह जीवन जी रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया। आपस में 4 को 5 को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, वो अपना हंसी मजाक भी करते हैं, हल्ला गुल्ला भी करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना विजडम हासिल करके भी आप क्या हो गए हैं, आइसोलेटेड हो गए। तो इससे डरना नहीं है, यही स्टेटमेंट याद रखिएगा। इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन द फूल सेटिस्फाई। इससे बढ़िया है कि हम भले ही आइसोलेटेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, लेकिन पिग की तरह तो जीवन नहीं जी रहे हैं ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रखिएगा। यह स्टेटमेंट JS मिल का है। JS मिल का कहना था कि बढ़िया है कि सोक्रेटिस ही डिससेटिस्फाइड है। मतलब कि एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि आप जो विजडम पीपुल हैं, जो हमेशा आइडियाज़ की बात करता है, हमेशा चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है, उसके सतरंगी में रहिए, उसके साथ जीवन जिए, रेदर दैन कि उन लोगों के बीच में आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिनको विजडम पता ही नहीं है, नॉलेज पता नहीं है। क्योंकि अगर नॉलेजेबल पर्सन के पास रहिएगा तो भी आपको लाइफ को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, एक माइंड को पीस मिलेगा। आप अच्छा से अपना चीज़ों को, जो सोसाइटी में है, जो देश के लेवल पे है या फिर परिवार के लेवल पे है, चीज़ों को बेहतर रूप से आप क्या कीजिएगा, एनालाइज कर पाइएगा, अपना बेहतर कंक्लूजन निकाल पाइएगा, एक बेहतर लाइफ जी पाइएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट JS मिल का था। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक पर आओ, फिर हम डिस्कस करेंगे, आगे बढ़िया से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन,
लिबर्टी का सबसे ज़्यादा डिटेल व्यूज़ सबसे पहले किसने दिया है, मतलब लिबर्टी पर सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले किसने बोला था लिबर्टी के बारे में। क्योंकि याद कीजिए प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, ये तो लिबर्टी का बात ही नहीं करते हैं। इनको तो ये तो एक प्रकार से स्टेट का निर्माण करना चाह रहे थे। प्लेटो हैं जो जस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, अरिस्टोटल थे वो ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे कि जो लोगों को यूडेमोनिया हासिल करने में मदद करे, और ये हॉस भी थे तो वो एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, एक प्रकार से जो सिविल वार वाली सिचुएशन थी वो ख़त्म करना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का निर्माण करना चाहते थे। वो लिबर्टी के बारे में भी अच्छा से डिस्कस नहीं किए हैं, ज़्यादा बात नहीं किए। उनका तो मेन जो मकसद था हॉब्स का वो मजबूत स्टेट बनाना था। मैकियावेली भी जो थे वो उनका भी मेन जो था वो भी स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते थे, पीस लाना चाहते थे। वो एक प्रकार से स्टेट और रिलीजन को अलग करना चाहते थे। फादर ऑफ सेकुलरिज्म याद है ना, कौन है? मैकियावेली। अगला जो जॉन लॉक है वो भी राइट टू प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा कुछ बोले। हालांकि वो ये बात बोलते हैं कि स्टेट का जब निर्माण हुआ है तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी को छोड़ करके बाकी राइट सरेंडर किए गए हैं, मतलब दिया गया है। लेकिन वो राइट टू प्रॉपर्टी पर लोग ज़्यादा बात बोलते हैं। याद होगा हम बोलते भी हैं कि लॉ को इसलिए पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म भी कहा गया। लेकिन लिबर्टी पर सबसे ज़्यादा जो डिटेल व्यू रखे हैं वो जेएस मिल का है। उन्होंने लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। उन्होंने माना है कि लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लिबर्टी है। इसी में उन्होंने एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात किया था, जिसमें हम बताए थे कि जीएस मिल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का चैंपियन भी माना जाता है। तो लिबर्टी के बारे में सबसे ज़्यादा, लिबर्टी मतलब क्या? लिबर्टी एक प्रकार से लिमिटेड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबर्टी मतलब कि लोग अपने अनुसार काम कर सकें, चीज़ों को अच्छा से कर सकें, उसमें किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। बोलने की आज़ादी हो, कहीं जाने की आज़ादी हो, घूमने की आज़ादी हो, या और भी कुछ करने की आज़ादी हो। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में जब जेएस मिल बोलते हैं तो उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं, हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखिए आप कि जो लिबर्टी के बारे में सबसे जो डिटेल व्यू जिसने रखा है वो जेएस मिल ने रखा है। लिबर्टी मतलब कि आज़ादी होना चाहिए पढ़ने का, लिखने का, व्यापार करने का, या फिर एक सिंपल या मतलब बताते हैं कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अच्छा से लैंग्वेज पर पकड़ भी नहीं है, मतलब एक जो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो पढ़े लिखे जो डिग्री जिनके पास है वही लिबर्टी को हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस कि हाँ चीज़ों को अच्छा से एनालाइज करने का चीज़, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो चीज़ों को समझ पाते हैं एक्चुअली में वो बेहतर लिबर्टी को हासिल कर पाते हैं। तो याद रखिएगा लिबर्टी का सबसे डिटेल व्यू है वो जेएस मिल ने दिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा भाषा की ज़रूरत है जिसमें आपको फ़ॉरेन जाने में मदद करेगा, लेकिन आप उस भाषा को जानते ही नहीं है कि जाके आप फॉरेन में किसी भी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो वहाँ पर आपका आज़ादी क्या हुआ? रिस्ट्रिक्ट हुआ ना। इसलिए लिबर्टी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। लिबर्टी में जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानिएगा, समझिएगा, उतना ज़्यादा आप लिबरल होते चले जाइएगा। तो जेएस मिल का ये स्टेटमेंट था। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाई ड्वार्फिंग इट्स ऑन पीपुल। उसी प्रकार से लिबर्टी के बारे में है कि अगर स्टेट अगर मान लीजिए कि अपने ही पीपल को अगर वो रिस्ट्रिक्ट करता है, चीज़ों को हासिल करने से मना करता है, उसमें बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाता है, बोलने पर पाबंदी लगाता है, क्रिटिसिज्म, जनरल क्रिटिसिज्म भी अगर लोग कर रहे हैं जो कि स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें भी अगर लोगों को वो दबा रहा है, उसको बोलने से मना कर रहा है, अगर कोई पीपल अगर उसका स्टेट का पीपल अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं जो कि देश हित में बढ़िया है, लेकिन उस पर भी दबाव डाला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो वो वही बोल रहा है कि नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ऑन पीपल, मतलब अपने पीपल को दबा करके कोई स्टेट महान नहीं बना है। यह स्टेटमेंट जेएस मिल का है। हालांकि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जेएस मिल जो है वो जो कॉलोनियल कंट्री था जिसको गुलाम बनाया गया था उसमें ये गलत व्यू रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये रखिए, याद रखिएगा, यह जो स्टेटमेंट है वो जेएस मिल का है। अब ये रिवीजन का क्वेश्चन है कि स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज। यह स्टेटमेंट किसका है? प्लेटो का। हम अच्छा से डिस्कस किए थे। स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज मतलब क्या? अगर इंडिविजुअल ही उस स्टेट का बढ़िया नहीं होगा तो वो स्टेट जो है वो क्या होगा? मजबूत नहीं बनेगा। मतलब कि एक प्रकार से स्टेट कोशिश करे कि इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज हासिल करे, रियल नॉलेज हासिल करे, ताकि इंडिविजुअल अगर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेट अगर इंडिविजुअल को अगर मजबूत बनाएगा, तो अगर वो इंडिविजुअल मजबूत बनेगा तो स्टेट उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। प्लेटो याद होगा कि वो जस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, गुड स्टेट बनाना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि आगे अगर जिस प्रकार से स्पार्टा से वो हारा था एथेंस, वो फिर से इस प्रकार का युद्ध से हारे, किसी प्रकार से जस्टिस ना हो,
मतलब किसी प्रकार का इनजस्टिस ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को वो रोकना चाहते थे प्लेटो। इसलिए प्लेटो ने यह स्टेटमेंट दिया था, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। अगला जो क्वेश्चन है, प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्लास के किस क्लास के लिए दिया था? रिवीजन का क्वेश्चन, गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास मतलब रूलिंग क्लास। इसमें मेनली जो फिलोसफर किंग हुए और प्लस जो वॉरियर्स हुए, जो युद्ध लड़ने वाले हुए, वो जो दो क्लास है वो गार्जियन क्लास था। यानी कि याद होगा कि जो मैन का जो सोल था वो 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर और ये मैन ऑफ कॉपर। तो मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ गोल्ड थे, वो रूलिंग क्लास में आते थे। मैन ऑफ गोल्ड मतलब कि फिलोसफर किंग जो फिलोसफर है, और मैन ऑफ सिल्वर जो युद्ध लड़ने वाले हैं, मैन ऑफ कॉपर जो एपेटाइट हैं, जो कि प्रोडक्शन का काम करने के लिए करते हैं, तो उनको वो रूलिंग क्लास में शामिल ही नहीं करते हैं। जो एपेटाइट के पीछे भागता है, जो मैन ऑफ जो कॉपर है। तो गार्जियन क्लास में प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात किया था। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये दोनों जो क्लास है, गार्जियन क्लास है, उनके लिए फैमिली जो है वो स्टेट डिसाइड करेगा कि उनका शादी किससे होना है, उनको बाल बच्चा को भी स्टेट देखेगा, और उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी भी नहीं होगा। उनका जो भी खर्च है वो स्टेट बान करेगा, उनके लिए प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगा। प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो एपेटाइट क्लास के लिए। तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का जो किस क्लास के लिए कंसेप्ट दिया था? गार्जियन क्लास के लिए। हालांकि आगे हम बताए थे कि एरिस्टोटल ने क्या किया था कि बोले थे कि जो फैमिली है वो प्रॉपर्टी है, वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली और प्रॉपर्टी जो है वो गार्जियन क्लास के लिए वो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर उनके पास मोटिव क्या रहेगा कोई भी काम करने के लिए? तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।